नमस्कार दोस्तों। कोई जीत बाकी है, कोई हार बाकी है, कोई जीत बाकी है, कोई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंज़िल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंज़िल की ओर, ये तो केवल एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो मैं आपके बीच में डॉक्टर राजेंद्र फिर से उपस्थित हूँ। आज की जो वीडियो है, शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वह कहानी 2 दोस्तों की है। एक आदमी था, उसने एक अ, शिकारी कुत्ता खरीदा, एक अद्भुत शिकारी कुत्ता खरीदा, जो काफ़ी अच्छा शिकार कर सकता था और पानी के ऊपर चल भी सकता था। वह यह कुत्ता अपने दोस्त को दिखाना चाहता था, तो उसने अपने दोस्त को एक दिन अपने घर में बुलाया शिकार करने के लिए। तो वह शिकार करने के लिए गए, तो उन्होंने काफ़ी सारे पक्षियों का शिकार किया। काफ़ी सारे पक्षी उन्होंने मार गिराए। तो बाद में उसने अपने कुत्ते को ऑर्डर दिया कि जाओ इन पक्षियों को उठा के ले आओ। तो वो कुत्ता अद्भुत था और वो बड़ी तेज़ी से गया और एक-एक पक्षी को उठा के उनके सामने ले आके रख दिया। लेकिन उसके दोस्त ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो सारा दिन बीत गया। अंत को घर में जाते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि आपको मेरे कुत्ते में कोई भी अच्छी बात नज़र नहीं आई? तो उसने कहा, हाँ, बिल्कुल आई। आपका कुत्ता जो पानी में तैर नहीं सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस कहानी से एक शीर्षक आपको ज़रूर मिलेगा कि हम किसी भी चीज़ का जब नेगेटिव पहलू पहलू देखना चाहेंगे, तो हम नेगेटिव ही बनते जाएँगे। हमें किसी भी पर्सन में बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आएँगी। तो हमें हमेशा पॉज़िटिव पहलू देखना चाहिए कि उसमें पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, तो हम अगर उसके ऊपर देखें तो हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सूरज को देखते हैं कि वो सिर्फ़ केवल परछाई बनाने के लिए ही पैदा हुआ बना है, कि उससे खाली परछाई ही बनती है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ये सुनते हैं कि जो बीमार लोग हैं, वह बिस्तर पे ही मर जाते हैं, तो वो लोग बिस्तर पे सोना ही छोड़ देते हैं। अभी बारिश हुई ना हो, उनको लगता है कि बारिश आने वाली है, वह छाता खोल के चल पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी किसी भी समस्या को अ, हल करने से पहले जो भी समस्या उनको आई है, तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, ये हमसे नहीं हो सकता। तो अगर हम कोशिश करें तो हो क्या नहीं सकता? हर चीज़ हो सकती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो आज का जो हम टॉपिक है, उसके ऊपर अब आएँगे, कि आज का टॉपिक कैसे डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने बिगिनिंग में बात की थी कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में बहुत सारे टॉपिक्स को डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, मोटिवेशनल के साथ-साथ, कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स की नॉलेजेबल चीज़ें भी शामिल की जाएँगी। तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, जो चाहते थे कि कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें कवर करें। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं, तो उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज़्यादातर जो आज अभी स्कूल एजुकेशन में एक नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो बनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जीने के रास्ते हर पल आपके साथ फिर से अवेलेबल है आपके बीच में। आपको किसी भी किस्म के चैप्टर के रिलेटेड किसी टॉपिक के रिलेटेड अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर स्टडी करना है। फिलहाल तो हम अपनी जो हमारा जो सिस्टम है उस हिसाब से हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएँगे और बीच-बीच में आपको नॉलेजेबल चीज़ें भी ज़रूर देंगे। तो आप ज़रूर देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ़ के लिए चाहे वो कोई शिक्षक है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो टीचर एजुकेशन में है, चाहे वो किसी बड़ी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है जो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की, कि जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। हम शुरू करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसे कि हम लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि 34 इयर्स के बाद हमारे यहाँ भारत में नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किया जा रहा है। अब ये 2023 इस समय चल रहा है, तो 2023 में लगभग
काफ़ी हद तक इसको सक्सेसफुल कर दिया गया है। वैसे इम्प्लीमेंट होते समय इसको 1-2 साल अभी और लग सकते हैं, किसी क्षेत्र में अभी कमी रह सकती है, बट अभी लगभग ये ग्राउंड लेवल पे आ चुकी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, उनको उनके जो चेयरमैन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, जो रिपोर्ट के चेयरमैन थे, 31 मई 2019 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। ये 2017 में बनना शुरू हुई थी, तो आप ये याद रख सकते हैं, चाहे जनरल नॉलेज के लिए देखेंगे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी जो रिपोर्ट के चेयरपर्सन रहे हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न था, वो 10+2 था। बहुत सारे मैंने लोगों से डिस्कस की, बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं है कि किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी है क्या? इसको किस तरह से चेंज किया गया है, तो हमारा जो न्यू पैटर्न, वो वाला हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न था 10+2। तो जो न्यू पैटर्न है, उस पैटर्न में 5+3+3+4 है। 5+3+3+4 इसको 534 के नाम से भी आप याद रख सकते हो अगर आपको मेमोराइज़ करना है, कहीं जनरल नॉलेज में। अब ये पैटर्न है क्या? इसको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों को पूरी तरह से अभी भी क्लियर पता नहीं है। बहुत सारे और मैं चाहूँगा कि मैं इस जो वीडियो है इसके माध्यम से आप लोगों को पूरी तरह से पता चल जाए कि 5+3+3+4 पैटर्न को किस तरह से समझें हम। तो जो पहली स्टेज हमारी जो 5 है, बेसिकली जो एजुकेशन है, अगर आप एजुकेशन का सिस्टम देखें, तो हमारे यहाँ पे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स में ये क्लासेस नहीं होती थी। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासेस क्यों नहीं होती थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फर्स्ट क्लास से ही डायरेक्टली बच्चे को डाल दिया जाता था। तो जब वो बच्चा फर्स्ट में जाता था तो पूरी तरह से वो लर्न नहीं कर सकता था क्योंकि उसको रीडिंग राइटिंग अभी सिखाते थे, एबीसी उसको बिगिनिंग से सिखानी होती थी। तो ये जो 3 क्लासेस हैं, इन 3 क्लासेस को शुरुआत की जाएगी। पूरे देश भर में बहुत सारे किंडरगार्टन स्कूल खुल रहे हैं, तो हमारे यूटीएफ जेएंडके में आई थिंक बहुत ज़्यादा हर एक स्कूल ऐसा कवर कर लिया जाएगा जिसमें किंडरगार्टन स्कूल होगा। तो उसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को कवर किया जा रहा है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का मतलब है कि आपके पास ये 3 इयर्स ऑफ स्कूलिंग हो जाएगी, 3 साल की, 3 इयर्स। उसके बाद इसके आप क्योंकि जो पहली वाली स्टेज हमारी 5 ईयर की रहने वाली है, तो इसमें 1 फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कवर किया जाएगा। तो इन 3+2 ये मैं अंदर से ले रहा हूँ 3+2 दैट मीन्स ये दोनों दोनों को मिला के ये 5 इयर्स होते हैं हमारे। तो जो 5 साल हमारे हो रहे हैं इसी को 5 ईयर बोलते हैं। ये 5 ईयर ये वाला 5 ईयर रहने वाला है। आप इसको ढंग से समझिएगा क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं कि फर्स्ट से लेकर 5 तक तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। 5 ईयर का मतलब है कि आपका जो पहले वाली स्टेज है दैट इज़ फाउंडेशन स्टेज। इसको फाउंडेशन स्टेज का नाम भी बोला गया है कि ये फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज एफ एफ मैंने यहाँ पे FPMS भी लिखा हुआ है, तो दैट इज फाउंडेशन स्टेज। ये हमारी फाउंडेशन स्टेज है। अब बच्चे की फाउंडेशन स्टेज होगी। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे की फाउंडेशन बनाई जाएगी। जिस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते समय हमें बेस चाहिए। तो हमारा बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी बड़ी बिल्डिंग आप उसके ऊपर बना सकते हैं, कायम कर सकते हैं। तो इस ब जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके ऊपर स्ट्रेस करने वाली है, बहुत ज़्यादा। फाउंडेशन में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जब बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को रीडिंग और राइटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। उसके साथ उसको ड्राइंग और बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें भी आने लगेंगी क्योंकि 3 साल बच्चा लगा रहा है। और इस चीज़ में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो स्कूलिंग का एज स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज कर दिया गया है। जो नर्सरी क्लास होगी दैट इज़ 3 प्लस, ध्यान रखिएगा, नर्सरी क्लास 3 प्लस है, एलकेजी क्लास 4 प्लस है, यूकेजी क्लास आपकी 5 प्लस है और जो फर्स्ट क्लास है दैट इज 6 प्लस और इसी तरह से 7 प्लस आता जाएगा। तो एज भी आप साथ में देखेंगे। अब जो फर्स्ट क्लास में बच्चा जाएगा वो 5 साल का नहीं होगा क्योंकि इससे पहले 5 ईयर का बच्चा
फर्स्ट में जा रहा था। तो अब 6 ईयर कंप्लीट होंगे, वो बच्चा आपका फर्स्ट में आएगा। तो ये फाउंडेशन स्टेज जैसे ही कंप्लीट होगी, फाउंडेशन स्टेज होने के बाद आप पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ही देखिए कि बच्चे का जो लेवल है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप अभी अभी हम अगर स्कूलिंग एजुकेशन में देखते हैं, बीइंग ए टीचर में बड़ी बार मैंने एनालाइज़ किया, तो हमारा जो 11th का और 9th का जो बच्चा होता है, 9th 11 10th 11th का बच्चा होता है, वो अच्छे से रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जहाँ पे वो बच्चे को लिखने पढ़ने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसा सिस्टम भी था कि जिसमें मास कॉपिंग की वजह से ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, बच्चे पास तो हो जाते हैं, बट वो प्रॉपरली रीडिंग राइटिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप उनको अगर चाहे तो प्रैक्टिकली तौर पे किसी भी जगह पे एनालाइज़ कर लीजिएगा, बहुत सारी ये सिचुएशंस ऐसी देखने को मिल रही हैं। तो ये बच्चा जो प्रॉपर तरीके से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ेगा और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड करेगा, तो उसका रीडिंग राइटिंग जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग थी, दैट इज़ फर्स्ट 5, दैट इज़ फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन के साथ सेकंड वाली है प्रिपरेटरी स्टेज। तो जो प्रिपरेटरी स्टेज हमारी है, प्रिपरेटरी स्टेज हमारी कौन-कौन सी रहेगी? 3 इयर्स की रहेगी। दैट मीन्स हमने सेकंड तक पढ़ लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड तक हमारा हो गया है। सेकंड की स्टेज जिसको पी से जाना जाता है, प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी स्टेज जो होगी हमारी वो 3 साल की होगी। 3 साल का मतलब है एक सेकंड तक बच्चा पढ़ चुका है, अब वो थर्ड पढ़ेगा, फोर्थ पढ़ेगा और फिफ्थ पढ़ेगा। इसको प्राइमरी स्टेज भी आप कह सकते हो। तो 5वीं तक बच्चा पहुँच चुका है। फिफ्थ में ये वाला 3 भी कवर हो गया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब नेक्स्ट वाला 3 क्या है? दैट इज़ मिडल स्टेज, एम फॉर मिडल स्टेज। मिडल में वो पढ़ेगा 6th, 7th एंड 8th। 3 साल ये भी करेगा तो ये 3 ईयर हो गया। दैट इज़ पी फॉर एफ फॉर फाउंडेशन, पी फॉर प्रिपरेटरी, एम फॉर मिडल, मिडल तक हो चुका है। अब उसके बाद है सेकेंडरी, सेकेंडरी में 9th, 10th, 11th और 12th। आप ये देखेंगे 9th, 10th, 11th और 12th, इसमें खास एक बात और है, ये हमारी ये 4 ईयर स्टेज है, दैट इज़ 5 + 3 + 3 + 4, तो हमारी 12th तक स्कूलिंग हो जाएगी। 12 तक स्कूलिंग होने से कारण क्या है यहाँ पे कि जो 9th के बाद के जो होंगे बच्चे, तो 9th में वो उनको सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मेंशन किया गया है कि उनको सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से पढ़ना होगा। और 6th जो स्टैंडर्ड है, स्टेज हमारी है, वहाँ से वोकेशनलाइज़ेशन शुरू हो जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। अभी बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट नोटिफ़िकेशन निकालने लग पड़ी है कि कौन-सा वोकेशनल सब्जेक्ट लॉन्च किया जाए। कहीं पे ऑटोमोबाइल, कहीं पे आर्ट एंड क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे कंप्यूटर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग का भी कांसेप्ट बहुत अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि बच्चे को अगर 6th लेवल पे ही कंप्यूटर की कोडिंग करवाई जाएगी, तो वो आगे वाले वर्षों में 12th तक कितना अच्छा एक प्रोग्रामर बनने वाला है। तो इससे एक जो हमारा भारत है, काफ़ी डेवलप हो सकता है। हम हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे बन सकते हैं किसी भी फ़ील्ड में। ये हमारी ओनली पैटर्न के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पैटर्न के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँ, आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस करने वाले हैं। तो ये मैंने पैटर्न्स की बात की कि पीएफपीएमएस है क्या? एफईएमएस के बाद इसकी कुछ खास गाइडलाइंस हैं, टीचर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी जा रही है। जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ट्रेन्ड हों, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चे ग्राउंड लेवल पे उनको किस तरह से पढ़ाया जाए। जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा एजुकेशन का था उसको छोड़ के नई जो नई गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके उनके ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा। बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर स्ट्रेस दी जाए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे की कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे? अब इसके ऊपर बात रखें, हम लास्ट वाली वीडियोज़ में मैंने होलिस्टिक आपको ज़रूर बताया था कि एक संपूर्ण आदमी बनाना है। तो एक संपूर्ण स्टूडेंट बनाना है जिसको खाली रीडिंग राइटिंग ही नहीं बल्कि कुछ और चीज़ें भी आएँ। तो आप अगर थोड़ा-सा डीप तरीके से सोचें कि 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो 21st सेंचुरी में वही पुराने सिस्टम नहीं चलने वाले। अगर आप अभी से 10 या 15 या 20 वर्षों की बात पहले की बात करें, 15 इयर्स पहले की बात करें ही देखो तो आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। एंड्रॉइड फ़ोन कहीं पे दिखता नहीं था। 10, 15, 20 वर्षों में
हर बच्चे के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, आपके पास हर किस्म की जानकारी है। आप मेरे लेक्चर को अपने घर में यूट्यूब पे देख सकते हो या देख रहे हो। आप इसको देखोगे तो दैट मीन्स कोई चेंज तो आ रही है। आज हमें ज़रूरत है सीडीपी की। तो ये सीडीपी क्या है? दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे भई। कोई भी चीज़ हो रही है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज़ करेंगे। हम हम थोड़ा-सा उसके बारे में पूछेंगे, भई ऐसा हो रहा है तो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग की नीड है आज के टाइम पे। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद डिसीज़न मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमें कौन-सा डिसीज़न लेना है। हमें करना क्या है? हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माता-पिता इवन कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखते हैं कि चाइल्ड मैरेजेज़ और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो हमारे यहाँ पे समाज में कुछ ऐसी इविल्स हैं, हो रही हैं, वो किसके कारण हो रही हैं? डिसीज़न जो अगर बच्चे हैं, कहीं मैरिज ही हो रही है, तो वो बच्चे डिसीज़न खुद नहीं लेते, माता-पिता उनके लेते हैं और आप देखते हैं 2-3 सालों में क्या हाल होता है। डिवोर्स तक की सिचुएशन वहाँ पे आ जाती है। तो ये डिसीज़न मेकिंग है कि बच्चे को डिसीज़न लेने के लिए तैयार किया, आपको कपड़े कौन-से पहनने हैं भई? आपको जूते कौन-से पहनने हैं? आप आप कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं? आप कौन-सी स्टडी करना चाहते हैं? आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं? आपको डिसीज़न लेना है। आपको कौन-सा काम करना है? कौन-सा काम नहीं करना है? तो डिसीज़न लेना भी बच्चे को सिखाना है। उसके बाद उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है। तो ये नहीं कि छोटी-सी प्रॉब्लम आई, बच्चा घर से भाग गया। आप सिचुएशन देखते हैं, बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम आई तो किसी ने सुसाइड कर दी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है कि बच्चा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। डिफरेंट टाइप के क्लासरूम सिचुएशन ऐसे क्रिएट करने होंगे, जिसमें उस बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें किसमें आने वाली हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बच्चे को ये इसी लेवल पे ही सिखाई जाएगी, फाउंडेशन लेवल पे और प्रिपरेटरी स्टेज में। तो टीचर इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो बच्चे को पढ़ने-लिखने के सिवाय, पढ़ने-लिखने के अलावा इन चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस करे। तो उनकी ये चीज़ें डेवलप करने के लिए हम लोगों को क्या है, जो मॉर्निंग का हाउस सिस्टम है, जिसमें हाउस सिस्टम होता है, सुबह मॉर्निंग को जब बच्चे प्रेयर करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप की स्किल्स को हम डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएँगी, जो हमें नीड है, क्योंकि हम पढ़ लिख के ही कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकेंगे बच्चों की। जिसमें बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का कॉन्शियस जो ब्रेन है उसको भी डेवलप किया जाए प्रॉपर तरीके से। उस फिज़िकली का मतलब है कि फिज़िकली अगर उसको खाना क्या है भई? स्कूलों में तो ये नहीं बताया, हम बोल रहे हैं टीचर्स हैं भई, टीचर्स को खाली पढ़ाना है। नहीं, उसको ये बताना है तुझे कौन-सी डाइट इम्पोर्टेंट है, तू कौन-सी चीज़ खाने से तेरी हाइट बढ़ सकती है। कौन-सी चीज़ खाने से आपकी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? कौन-सी चीज़ आप खाओगे तो आपको बैलेंस डाइट मिलेगी। आपको इक्वल मात्रा में हर चीज़ें लेनी होंगी। आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने होंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स भी लेने होंगे, आपको मिनरल्स भी लेने होंगे, विटामिन्स की भी ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत तब होगी जब बच्चे को पता चलेगा, तो हमें उनकी क्लास में, स्कूल्स में हम लोगों को उनकी ऐज को देखना होगा कि आपकी ऐज के अकॉर्डिंगली क्या आपकी हाइट हो रही है? ऐसा नहीं है तो आपकी आपकी हाइट ही कम रहेगी। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लानी होंगी। उसके बाद उसकी सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि क्या वो समाज में रह के किसी के साथ बात भी कर सकता है? पढ़ा-लिखा तो लिया, पढ़ लिख डी डिग्री तो उसने ले ली, लेकिन उसको सोसाइटी में रहने का पता ही नहीं है, उसको ढंग ही नहीं है। तो हमें सोसाइटी में रह के किन रूल्स को फ़ॉलो करना होगा, कौन-सी चीज़ों को ओबे करना होगा, समाज में हम किस तरह से अच्छे से रह सकते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम लोग एक-दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, हमारा किसी बड़े से बात करने का ढंग क्या होगा, हम किसी शॉप में जाएँगे तो किस तरह से बात करेंगे, किसी ऑफ़िस में जाएँगे तो कैसे बात करेंगे, हम किसी ऑफ़िसर से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, हम अपने छोटों से बात करें तो कैसे करें। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखाने के लिए सोशल के साथ इमोशनल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। इमोशंस कंट्रोल में क्यों नहीं है? कोई बच्चा बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएँ हम देखने को मिलती हैं। तो इमोशन को भी कंट्रोल में करना होगा, उसका डर, उसका फ़ियर, बहुत सारे बच्चों में इतना ज़्यादा डर पड़ा हुआ है, उस डर को निकालना होगा कि नहीं, टीचर्स स्कूल में मारते हैं, खाली डंडा मारते हैं, पिटाई करते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो ऐसा माहौल हमें हटाना होगा, ऐसे माहौल से हमें दूर रहना होगा, ताकि
चाइल्ड चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके। ये मैंने पीएससीई की बात की, मैंने बात की कि हमें सीडीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। साथ-साथ इसके हमें एक और नई असेसमेंट एजेंसी यहाँ पे अगर आप देखें तो परख की बात की है। परख में आपको देखेंगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक बहुत बड़ी एजेंसी एक नियुक्त की गई है, जो अब एनालिसिस करेगी हमारा जो एनालिसिस का माध्यम था, हम लोग क्या करते थे कि एग्ज़ाम्स लेते थे, एग्ज़ाम्स लेके एनालिसिस कर देते थे। अब एग्ज़ाम्स एनालिसिस काफ़ी नहीं होगी, हम लोगों को उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स के ऊपर भी बात करनी होगी, जिसमें 360 डिग्री की जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चों की इस तरह से बनेगी। जिसमें खाली एकेडमिक्स के मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि वो बोलता कैसा है, क्या उसमें अच्छी पावर है स्पीकिंग की, उसके भी अलग से मार्क्स होंगे। क्या उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई स्किल्स हैं, क्या वो ड्राइंग कर सकता है, क्या वो किसी चीज़ को डिज़ाइन कर सकता है, क्या वो क्रिएट कर पा रहा है कोई क्ले आर्ट में कहीं पे कुछ क्या कोई इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है, क्या वो डांस या अदर गेम्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहता है, कोई गेम खेल पा रहा है वो बच्चा। उन चीज़ों के ऊपर भी स्ट्रेस दी जाने वाली है और आप यकीन मानेंगे कि ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है और ये परख एजेंसी है, इन चीज़ों तक भी स्ट्रेस करेगी कि बच्चे की जो प्रेज़ेंस है स्कूल में ख़ासकर कितनी है। तो जो बच्चे के अटेंडेंस के मार्क्स भी रहने वाले हैं। बच्चा कितनी दिन स्कूल में आ रहा है, उसके ऊपर भी उसको मार्क्स मिलेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था। आज के टाइम पे ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं थे और एंड में एग्ज़ाम होता था और एग्ज़ाम्स में वो पास करके हो गए तो बस हो गया सारा कुछ। बच्चा फिज़िकली नहीं जा रहा क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन कितनी प्रकार की है। बेसिकली एजुकेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल अगर आप फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो वो स्कूल एटमॉस्फेयर में होती है। इनफॉर्मल तो हम घरों में सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह के टीचर्स जब बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बच्चे को बता रहा है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखना। तो मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अब ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और धीरे-धीरे हमें इसको अच्छे से एनालाइज़ करना होगा और हमें अपने टीचिंग मेथड्स को और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी बदलना होगा क्योंकि आने वाले टाइम में देश को जिन सिटीज़न्स की ज़रूरत है, जैसे लोगों की ज़रूरत है, वो प्रिपेयर होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई हो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से नया वाले टॉपिक्स फिर से मोटिवेशन के साथ-साथ कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें बीच-बीच में ज़रूर लाऊँ। तो आप को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए शेयरेबल और नॉलेजेबल अच्छी होती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम नई वीडियो लेके फिर से उपस्थित होंगे आपके बीच में, तब तक के लिए नमस्कार।